देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में सतह के साथ में कितना परिवर्तन होता है ये हम देखेंगे। हमने 3 अलग अलग पोजीशन पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकाला था। हमने देखा कि जब भी कोई पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है या केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है, तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है u वो होता है माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। यदि यहां पर मैं स्मॉल r की वैल्यू निकालना चाहूं तो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो होगी माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये जो r है, इस r को आप कह सकते हो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R, और पृथ्वी की सतह से इस पिंड की जो दूरी है उसको हम अगर h ऊंचाई कहें तो स्मॉल r को हम लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस h। स्मॉल r केंद्र से इस पिंड की पूरी दूरी है, इसे 2 दूरियों से मिलकर माना जा सकता है। केंद्र से पृथ्वी की परिधि की दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, और परिधि से पिंड की दूरी जिसे हम ऊंचाई h कहेंगे। तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R और h से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, अगर हम यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो हमने h ऊंचाई पर ज्ञात की है, इसी का मान अगर हम पृथ्वी के पृष्ठ पर ज्ञात करना चाहें, इसको मैं कह देता हूं h ऊंचाई पर है तो इसको मैं UH कह देता हूं, बाद में हम इसको अलग नाम देंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर अगर मैं निकालना चाहूं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर भी हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकाला था, वो हमारे पास में आया था G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान पृथ्वी के भीतर भी ज्ञात किया था, लेकिन अधिकांशतः हम जानते हैं कि जितने भी पिंड हैं उन पिंडों की अगर हम बात करें तो वे सारे के सारे पिंड पृथ्वी के पृष्ठ पर है या पृथ्वी से ऊपर है, और इस वजह से हमें पृथ्वी के भीतर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि आपने देखा कि हमने जितने भी मान ज्ञात किए उनमें एक खास बात थी कि हमने एक परिसीमा ली थी, और वो जो परिसीमा थी वो परिसीमा क्या थी कि अनंत से r दूरी तक, या अनंत से कैपिटल R दूरी तक, या अनंत से पृथ्वी के भीतर स्मॉल r दूरी तक। ये जो ऊपर स्मॉल r है ये पृथ्वी के बाहर के बिंदु के लिए है, और ये जो लास्ट में हमने स्मॉल r लिखा है ये पृथ्वी के भीतर स्मॉल r। लेकिन इन तीनों में ही एक खास बात है कि एक बिंदु हमने अनंत लिया है, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम लिमिट रखते हैं तो एक बिंदु हमारे पास में आता है 1 अपॉन अनंत, जिसका मान हो जाता है 0। यानी कि एक्चुअल में आपने जो ज्ञात किया वो स्थितिज ऊर्जा नहीं था, वो था स्थितिज ऊर्जा का अंतर, जिसमें एक बिंदु आपने लिया था स्थितिज ऊर्जा किसी ज्ञात बिंदु पर, और एक बिंदु आपने लिया था स्थितिज ऊर्जा अनंत पर। चूंकि स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत पर 0 होता है, इसलिए हमारे पास में ये जो हमने अंतर निकाला था वो एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ गया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहूं कि A की राशि 20 रुपए है और B की राशि 0 है, तो अगर आप इसका अंतर निकालोगे तो आपके पास में एक ही राशि आ जाएगी। यानी कि जब एक मान 0 होता है तो अंतर जो होता है वो एक व्यक्ति की राशि के बराबर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का एक मान 0 होने की वजह से जो हमने अंतर ज्ञात किया स्थितिज ऊर्जा का, वो एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ गया इत्तेफाक से। और इस सबको कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम स्थितिज ऊर्जा कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम जब भी ज्ञात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का अंतर ही ज्ञात करते हैं। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा 0 थी, इस वजह से हमने कहा भाई एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा U है, दूसरे की 0 है, तो दोनों का जो अंतर है वो U आ गया। यानी कि निकाला तो हमने अंतर ही है, लेकिन वो किसके बराबर आ गया, किसी एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ गया। तो जब हम स्थितिज ऊर्जा का अंतर ज्ञात करते हैं तो ये जो पहले हमने ज्ञात किए वो भी स्थितिज ऊर्जा के अंतर ही थे। इसका फायदा क्या और नुकसान क्या? मान लीजिए कि एक पिंड जो है वो किसी समय पर
पृथ्वी के पृष्ठ पर था, सपोज पृथ्वी के पृष्ठ पर रखा हुआ था, आप इसे उठा करके और यहां लेके चले गए। मान लीजिए हम सब जानते हैं कि यदि बिना त्वरण के इस पिंड को गति दी जाए या बिना त्वरण के इस पिंड को इस स्थान ए से बी तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मैं ये कहूं कि यदि बिंदु बी पर इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान 20 जूल है तो ये बताइए कि इसे ए से बी तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, जितना भी कार्य आप करोगे वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यदि बिंदु बी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है तो ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य किया गया होगा? 20 जूल। 20 जूल। ऐसा आप सबको लगता है, बिल्कुल सबको ये लगता होगा 20 जूल कार्य किया गया होगा। लेकिन मैं ये कहूं कि ए से बी तक ले जाने में इसे 20 जूल कार्य नहीं किया है, इसे ए से बी तक ले जाने में केवल 5 जूल कार्य किया गया है। नवरत्न माली अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, नवरत्न अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। मैं ये कहूं कि इसको ए से बी तक ले जाने में 20 जूल कार्य नहीं किया है, केवल 5 जूल कार्य किया गया है। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि इसको ए से बी तक ले जाने में जितना कार्य किया है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो फिर कार्य 5 जूल किया तो स्थितिज ऊर्जा 20 जूल कैसे हो गई? ये तो 5 जूल की 4 गुना हो गई। लेकिन मैं ये कहूं कि ए बिंदु पर इस पिंड की पहले से भी तो कोई स्थितिज ऊर्जा रही होगी, पहले से भी तो कोई स्थितिज ऊर्जा रही होगी। और आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों रही होगी? तो हमने कहा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि आंतरिक बिंदु पर इसकी कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कहां पर होता है? केवल अनंत पर। ये केंद्र पर भी रखा होता तो भी इसकी कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा होती। तो जब ये पृष्ठ पर रखा हुआ है तब भी तो इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा रही होगी। मान लीजिए इसकी उस समय स्थितिज ऊर्जा 15 जूल थी, ए से बी तक ले जाने में 5 जूल और इसमें संचित हो गई, तो 15 + 5 टोटल कितनी हो गई? 20 जूल। टोटल कितनी हो गई? 20 जूल। लेकिन अब अगर हमसे कोई पूछे कि ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य किया, तो हम कहेंगे 20 जूल कार्य नहीं किया है, कार्य कितना किया है? 5 जूल। अगर आप इस 5 जूल को ध्यान से देखोगे तो ये एक खास बात इसमें आ रही है। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य आप एक खास तरीके से निकाल सकते हो कि बी पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है और इस ए पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है। ए पर 15 जूल है, बी पर 20 जूल है। इस 20 में से 15 को माइनस कर दो, 5 जूल किया गया कार्य, यानी कि कितनी स्थितिज ऊर्जा इसको यहां से यहां तक ले जाने में दी गई है वो आपके पास में आ जाएगी। और ये जो बिंदु है ये कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा का अंतर। ये क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा का अंतर। और ये जो स्थितिज ऊर्जा हमने इसमें संचित की है, यदि इसे बी से छोड़ा जाए, ए पर जब ये पहुंचेगा तो यही 5 जूल स्थितिज ऊर्जा ही इसकी गतिज ऊर्जा में चेंज होगी। पूरी की पूरी 20 जूल ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? एक नई चीज निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा में अंतर। ये हमारा आज का टॉपिक है, स्थितिज ऊर्जा में अंतर। हम सब जानते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को यदि हम पृथ्वी की सतह पर रखें तो पृथ्वी की सतह पर इसकी स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर होगा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर इस पिंड को ले जाया जाए, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर इस पिंड को ले जाया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा h ऊंचाई पर हम सब जानते हैं हो जाती है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। और h ऊंचाई वाले बिंदु पर स्मॉल r का जो मान है वो पृथ्वी की त्रिज्या r और ऊंचाई h, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम यहां पर ये जो हमारे पास स्मॉल r है, इस स्मॉल r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? U2 इज इक्वल टू माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। अब हमारे पास में
h ऊंचाई पर, ये पृथ्वी का पृष्ठ है, यहां पर स्थितिज ऊर्जा आ गई जिसे हमने a बिंदु कह दिया मान लीजिए, या 1 बिंदु कह दिया, और दूसरा बिंदु जो h ऊंचाई पर है उस पर भी स्थितिज ऊर्जा हमारे पास में आ गई। तो अगर मैं इस दूसरे और पहले बिंदु की स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर निकालना चाहूं तो हम क्या कहेंगे, ये अंतर हो जाएगा हमारे पास में डेल यू बराबर U2 माइनस U1। तो ये डेल यू का मान कितना हो जाएगा बच्चों, U2 का जो मान है वो है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H, और इस पूरे को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब माइनस, फिर से थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, U2 माइनस U1 का मान यहां लिख देते हैं हम। ये हमारे पास में हो जाएगा डेल यू बराबर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ये तो U2 का मान हो गया माइनस, अब U1 का मान ये भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। आपको ये दोनों मान ब्रैकेट में लिखने, ब्रैकेट में क्यों लिखने, क्योंकि इनके इन मानों में खुद के पास में भी माइनस है, एक तो सूत्र का माइनस और एक इन राशियों में भी माइनस दिया हुआ है, तो वो दोनों में हम गुणा भाग करते समय गड़बड़ नहीं करते, इसलिए पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो U1 का मान है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। अब अपन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा डेल यू बराबर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H, और ये दोनों माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों गुणा हो जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। इस पूरे में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, हमारे पास में कॉमन आ रहा है एक तो G, एक आ रहा है कॉमन कैपिटल M, एक आ रहा है स्मॉल m। अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 अपॉन R प्लस H और प्लस का 1 अपॉन R, ये हमारे पास में बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। एलसीएम लेने पर हमारे पास में आ जाएगा यहां से डेल ऑफ यू बराबर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m, ये तो हमारे पास में ऑलरेडी बाहर है, और दोनों का एलसीएम ले लिया हमने R इंटू R प्लस H। एलसीएम जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या लेना है तो दोनों संख्याओं के हर को भाग दे दीजिए, सॉरी गुणा कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे एलसीएम में पहली संख्या के हर का भाग देंगे, यानी R प्लस H का भाग देंगे। तो इस पूरी संख्या में R प्लस H का भाग देंगे तो बच्चों क्या बचेगा, ओनली R बचेगा, और वो जो R है उसको इस -1 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का R। ठीक है, फिर बीच में ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह आ गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे, इस पूरे हर R इंटू R प्लस H में दूसरी संख्या के हर R का भाग देंगे, R का भाग देंगे तो क्या बचा, R प्लस H। उस R प्लस H को इस +1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया R प्लस H। आप देख सकते हो यहां पर R से R कट गया, R से R कट गया, तो हमारे पास में क्या रह गया बच्चों, हमारे पास में यहां पर रह गया है, अब जो रह गया उसको मैं लिख देता हूं। हमारे पास में यहां पर है डेल ऑफ यू बराबर G कैपिटल M स्मॉल m इंटू H अपॉन R इंटू R प्लस H। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में R प्लस H है इसमें से हम R बाहर निकाल लेते हैं। उसका कारण है हम क्यों बाहर निकालेंगे R, अभी आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें से मैं R को बाहर निकाल लूं तो किसी भी ब्रैकेट में से जब कोई संख्या आप कॉमन लेते हो तो उसका मतलब होता है उस संख्या का आप दोनों, तीनों, चारों जितने भी उस ब्रैकेट में पद हैं उन सभी पदों में उसका भाग दे रहे। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल ऑफ यू बराबर G कैपिटल M स्मॉल m इंटू H अपॉन, एक R तो ऑलरेडी बाहर है और एक R इस ब्रैकेट में से मैंने और निकाल लिया, तो R इंटू R हो जाएगा R स्क्वायर।
ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहला पद है r, इसमें r का भाग दे दो, जो कॉमन लिया उसका भाग देंगे, तो r में r का भाग दे दिया तो आ गया 1, तो ये आ गया 1। फिर दूसरा पद क्या है हमारे पास में, दूसरा पद है h, इसमें भी r का भाग दे दो, ये हो गया 1 + h अपॉन r। ठीक है, अब एक सूत्र है, आप सबने पढ़ा होगा, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, और वो सूत्र क्या है, स्मॉल जी, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका सूत्र होता है स्मॉल जी इंटू जी इंटू m अपॉन कैपिटल ऑफ r स्क्वायर। तो यहां से ये जो जी एम अपॉन कैपिटल ऑफ r स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा अगर हम हटा दें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल जी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल u बराबर जी इंटू एम इंटू एच, एम इंटू एच तो ऑलरेडी ऊपर है हमारे पास में, और ये इस पूरे की जगह हमारे पास में स्मॉल जी आ गया, अपॉन 1 + h अपॉन r। ठीक है, ये जो स्थितिज ऊर्जा है, ये जो हमारे पास में मान आया है, ये आया है किसी भी पिंड को, ध्यान से सुनना, किसी भी पिंड को पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, या हम कहें कि h ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास में आ गया है एक तरीके से, यदि उसे पृथ्वी के पृष्ठ से ले जाया गया हो तो। अब दूसरी चीज कि मान लो ये जो h ऊंचाई वाला बिंदु है वो पृथ्वी के पृष्ठ के बहुत निकट है, तब ऐसे में क्या होगा, पृथ्वी के पृष्ठ की त्रिज्या r और ये h, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो चूंकि कोई भी पिंड अगर पृथ्वी के पृष्ठ के बहुत निकट हो तो हम कहेंगे h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा होगा, h का मान पृथ्वी की पृष्ठ की त्रिज्या में की तुलना में बहुत छोटा होगा। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कई 100 किलोमीटर, मैं एग्जैक्टली मुझे अभी कंफर्म नहीं कह सकता, शायद 2100 किलोमीटर ऐसा कुछ मान होता है इसका लगभग। तो और ऊंचाई जो हम लेते हैं, अगर मैं कुछ दूरी तक भी उछालूं पिंड को, अगर आप एक गेंद की भी बात करो जैसे आप उछाल रहे हो, तो वो कुछ किलोमीटर में, कुछ मीटर में होती है, किलोमीटर में भी नहीं होती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि h का मान इस r की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में h अपॉन r का मान तो और भी छोटा होगा। जैसे मान लो कि h का मान है 2 और r का मान है 2000, तो ये जो h है वो r की तुलना में छोटा है, लेकिन अगर आप h अपॉन r निकालते तो h अपॉन r का जो मान है वो कितना आता, 2 अपॉन 2000 इज इक्वल्स टू 0.002। तो ये तो और भी ज्यादा छोटा था। ये जो h अपॉन r है इसका मान इतना छोटा आता है पृथ्वी के निकट बिंदुओं के लिए कि इस h अपॉन r को अपन नगण्य मान सकते हैं। ये मान सकते हैं कि इसको जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, इतना छोटा है। तो आप इसको यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये जो h, अगर हम इसको नगण्य मान लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल u बराबर ऊपर तो है m g और h और नीचे रह जाएगा ओनली 1, यानी कि डेल ऑफ u बराबर हो जाएगा m g h। क्या आ जाएगा हमारे पास में, m g h। तो अब अगर आपको कहे कि h ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकालिए तो हम कहेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी m g h। एक्चुअल में ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा नहीं है, ये स्थितिज ऊर्जा उसको पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा है। पर इसी को हम स्थितिज ऊर्जा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस पिंड की गति की बात करें तो जब भी उस पिंड को छोड़ा जाएगा तो यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होगी, पूरी की पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज नहीं होगी, केवल यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होगी। इसलिए h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान mgh माना जाता है नॉर्मली। तो ये हमने h ऊंचाई पर मान निकाल लिया। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों, एक बार फिर से इसको हम समझेंगे जो हमने अभी अभी किया है। हम सब जानते हैं कि किसी भी पिंड की पृथ्वी की सतह पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान होता है u1 बराबर माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है
वो होता है माइनस का जी कैपिटल का एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये दोनों स्थितिज ऊर्जाएं किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी की सतह या एच ऊंचाई तक लाने में किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी पिंड को अनंत से नहीं लाते हैं, हम नॉर्मली किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक लेके जाते हैं। और जब एच ऊंचाई तक लेके जाते हैं तो इसमें जो कार्य हम करते हैं वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और यदि इस पिंड को छोड़ा जाए तो यही स्थितिज ऊर्जा वापस से गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। तो इस सतह से इसे इस ऊंचाई तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, वो हम यहां पर निकालेंगे, क्योंकि जो परिवर्तन होगा वही इसकी गति के लिए जिम्मेदार ऊर्जा होगी। इसकी गति के लिए जो ऊर्जा जिम्मेदार होगी वो केवल इतनी सी गति इस ऊंचाई तक ले जाने में किए गए कार्य के कारण जो ऊर्जा संचित होगी वो ऊर्जा होगी। अब कितनी ऊर्जा संचित होगी इस कार्य में, तो ये हमको पता लगाना, तो हम कहेंगे भाई दूसरे बिंदु पर ऊर्जा का मान निकाल लो कितना है, और पहले बिंदु पर ऊर्जा का मान कितना था माइनस कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा कि इतनी गति के लिए कितना कार्य किया गया, कितनी ऊर्जा इसमें संचित हुई है। तो हमने दोनों निकाल लिया। अब अगर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना चाहें तो हम कहेंगे डेल यू बराबर U2 माइनस U1। U2 का मान ये रहा, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, फिर सूत्र माइनस है माइनस, और उसके बाद में फिर U1 का मान माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसको अगर हम गुणा भाग कर दें और तो जो दूसरा पद है वो तो प्लस का हो जाएगा और पहला पद माइनस का रहेगा। आप चाहो तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो, यानी पहले पद को पहले लिख दो, दूसरे पद को बाद में लिख दो, क्योंकि अब दूसरा पहला पद प्लस का आ गया ना, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहला पद लिख दिया क्योंकि ये प्लस का है, और दूसरा पद बाद में लिख दिया क्योंकि ये माइनस का है। हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखो यहां पर भी हमने ऐसा ही किया हुआ है कि दूसरे पद को हमने क्या कर दिया, पहले लिख दिया, क्योंकि दूसरा पद अब प्लस का हो गया है। पक्षांतरण करना, इसे एक ही और पद का स्थानांतरण करना कहते हैं, एक ही और पद का स्थानांतरण। इन दोनों में से आप देख सकते हो जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, तो पहले पद में से आपके पास में 1/r बच जाएगा, दूसरे में से 1/r प्लस एच, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया r इंटू आर प्लस एच। अब पहली संख्या का हर यानी r का भाग दे दो, या r का भाग दे दिया, जो बचा हुआ है उसे अंश यानी 1 से गुणा कर दो, तो r प्लस एच बचा, उसे 1 से गुणा कर दिया तो देखो r प्लस एच आ गया। फिर सूत्र का माइनस, अब की बार क्या करेंगे, हम दूसरी संख्या के हर का भाग देंगे। दूसरी संख्या का हर क्या है, तो दूसरी संख्या का जो हर है वो है r प्लस एच, आर प्लस एच का भाग दे दिया, r प्लस एच से r प्लस एच कट गया, r प्लस एच से r प्लस एच कट गया, तो हमारे पास में क्या रह गया बच्चों, r, और इस r को हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का जो अंश है 1 उससे गुणा करेंगे, तो ये दूसरी संख्या के अंश 1 से गुणा कर दिया, इसको 1 से गुणा कर दिया तो आपके पास में आ गया माइनस, तो ऑलरेडी था r आ गया। अब इनमें से जो कट रहा है उसे काट देते, तो हमारे पास में जो अंश है उसमें हमारे पास में दो राशियां हैं, एक तो है r प्लस एच और एक है माइनस का r से r कट जाएगा, ओनली h रह जाएगा। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर किया हुआ है, ये r से r कट गया और आपके पास में h रह गया, तो आपके पास अंश में आ गया g कैपिटल m स्मॉल m इंटू और नीचे आ गया r इंटू प्लस h। अब आपके पास में दो तरीके हैं जो मैंने अभी काम में लिया, एक तरीका तो वो था आप इस r को इसमें से कॉमन ले लो, जो कि लेना ही है आपको। दूसरा तरीका आपके पास में ये है कि ये मैंने पहले r को कॉमन ले लेता हूं, इस r को कॉमन लेंगे तो देखो ऊपर g कैपिटल m स्मॉल m इंटू h और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन r। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप यहां से g, ये जो g कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर है इसकी जगह स्मॉल g रख दो, और दूसरा तरीका आपके पास में एक और है कि हम सब जानते हैं स्मॉल g का जो मान होता है वो होता है g कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इधर ले जाए तो g कैपिटल m बराबर हो जाएगा स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर, ये रख दीजिए यहाँ पर, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, g कैपिटल m की जगह हमने स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर रखा नीचे, और ऊपर स्मॉल m इंटू एच ऑलरेडी ऊपर है, नीचे आपके पास में आर स्क्वायर है,
1 प्लस एच अपॉन आर। तो या तो आप चाहो तो इस पूरे का मान रख दो और चाहो तो इस ओनली जीएम का मान रख दो, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान हमारे पास में आ जाएगा, ये मान हमारे पास में आ जाएगा। और हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो ऊपर हमारे पास राशि वो होगी जी एम एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। अगर एच का मान ज्यादा है तो इस सूत्र से हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे, और अगर एच का मान बहुत कम है आर की तुलना में तो ये जो दूसरा पद है उसको नगण्य माना जा सकता है। 1 आपके पास में नीचे रह जाएगा, 1 से भाग देने पर कोई भी प्रभाव राशि पर नहीं पड़ता है, तो आपके पास में ओनली जी एम एच या एम जी एच, ठीक है, इनमें से किसी भी तरीके से लिख दो, एम जी एच लिख दो, जी एम एच लिख दो, एच एम जी लिख दो, एच जी एम लिख दो, क्योंकि ये तीनों ही राशियां जो हम काम में ले रहे हैं वो इन तीनों ही राशियों का परिमाण ले रहे हैं, हम इनको सदिश रूप में काम में नहीं ले रहे। तो इस तरीके से हम एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा का मान है, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे ये ध्यान रखिएगा, और आपको कहा जाए कि ये पिंड जो है वो एच ऊंचाई पर रखा हुआ है पृथ्वी से, तब आप ये मान के चलें कि इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। अब ऐसा क्यों भाई, एच ऊंचाई पर अभी तो हमने कल तो निकाला था माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, और आज हम कह रहे हैं कि भाई जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh होगी। तो ऐसे डबल डबल क्यों मान हमारे पास में आ रहे हैं? ऐसा इसलिए है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकल हम मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं, यांत्रिकी के न्यूमेरिकल्स करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पिंड को जब एच ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका वेग कितना होगा किसी बिंदु पर, उसकी ऊर्जा कितनी होगी, उसके वेग में परिवर्तन कितना होगा, उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो ऐसी स्थितियों में केवल ये जो उस पिंड की जो समस्त ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में चेंज नहीं होती है, उसकी केवल ये स्थितिज ऊर्जा जो उसने इस पृष्ठ से एच ऊंचाई तक आने में प्राप्त की है, यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, केवल इसी ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है गुरुत्वीय विभव। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बच्चों स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा पढ़ी कल, और परसों ऑनलाइन क्लास में पढ़ी, कल ऑफलाइन क्लास में पढ़ी, वो परिभाषा बच्चों कुछ इस प्रकार से थी कि किसी पिंड को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी पिंड को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक त्वरण रहित गति करते हुए लाने में किया गया कार्य उस पिंड की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमने क्या कहा था, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक त्वरण रहित गति करते हुए लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये एक पिंड है जिसे मैं अनंत से यहां गुरुत्वीय क्षेत्र में ले आया, ये पृथ्वी है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ले आया, यहां तक लाने में मुझे जितना भी कार्य करना पड़ा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, मैं एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसका जवाब मुझे दीजिएगा आप सब। आपके पास में एक 10 किलो का आटे का कट्टा है, उसको आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपको 20 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। 20 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। क्यों खर्च करनी पड़ रही है 20 जूल? क्योंकि उस पिंड को उठाए रखने में आपको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब अगर मैं कहूं कि वो पिंड जो है 10 किलो का नहीं होकर के 5 किलो का होता तो कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती बच्चों आपको? 10 जूल। 10 जूल। 10 जूल। और अगर वो 1 किलो का होता तो 2 जूल। 2 जूल, डेफिनेटली 2 जूल।
1 किलो का होता तो 2 जूल, 2 किलो का होता तो 4 जूल, 3 किलो का होता तो 5 जूल, सॉरी 6 जूल, 5 किलो का है तो 10 जूल, 10 किलो का है तो 20 जूल। यानी कि अगर आपने एम द्रव्यमान के लिए, ध्यान से देखना अब इस बात को आपने, एम द्रव्यमान के लिए अगर आपने यानी 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए आपने 20 जूल कार्य किया है तो 1 किलोग्राम के लिए आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? इस 20 जूल में आप 10 किलोग्राम का भाग दे दो, यानी इस किए गए कार्य में आप द्रव्यमान का भाग दे दो। बस सिंपल सी बात है, आपके पास में 1 किलो के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक खास बात बता रहा हूं, यहां पर एक बहुत खास बात बता रहा हूं मैं। अभी जो आपने निकाला ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या थी? किसी भी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। इस पिंड को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? अगर मैं कहूं कि इस परिभाषा में थोड़ा सा चेंज कर दो, ये कह दो कि ये जो कार्य है वो किसी भी पिंड के लिए मत निकालो, 1 किलोग्राम के पिंड के लिए निकालो। कितने के लिए निकालो? 1 किलोग्राम के लिए। तो मैं क्या कहूंगा कि इकाई द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। त्वरण रहित गति तो त्वरण रहित ही होनी चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बच्चे ने हमें याद दिलाई है कि गति त्वरण रहित होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, आप अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से चीजों को समझ रहे हो और याद भी रख रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खैर, मैं जिस बात पर आ रहा था उस पर आता हूं। तो मैंने कहा भाई स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को मैं अनंत से लेकर के आया यहां तक, उसमें मैंने जो कार्य किया वो था W। अब अगर मेरे को 1 किलोग्राम के पिंड को लाना है तो सर इतना क्यों आप बवाल कर रहे हो? एम द्रव्यमान के लिए W करना पड़ा, 1 किलोग्राम के लिए निकालना है तो W में M का भाग दे दो। सिंपल सी बात है। इस W को, जो M द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में हमको जो कार्य करना पड़ा था, उस W को यानी किए गए कार्य को हमने कहा था स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर भी ऐसा करो कि इसे W को हटा के यू लिख दो। ये लो, ये आ गया हमारे पास में। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को लाने में कितना कार्य किया गया। तो बच्चों M द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किए गए कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और 1 किलोग्राम के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। एक स्पेशल नाम दे दिया हमने। ये है तो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा, ये है तो एक प्रकार की क्या? स्थितिज ऊर्जा, पर ये हमने फिक्स कर दी कि स्थितिज ऊर्जा किसकी है? 1 किलोग्राम की। जैसे हमने कहा था भाई किसी भी द्रव्यमान के पिंड को गर्म करो, किसी भी द्रव्यमान के पदार्थ को गर्म करो और उसका ताप 1 केल्विन बढ़ा दो, तो इसमें जो ऊष्मा देनी पड़ती है ऊष्माधारिता। और अगर 1 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड को गर्म करो, उसका ताप 1 केल्विन बढ़ा दो, तो इसका हमने नया नाम दे दिया विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक ऐसे ही हम कह रहे हैं भाई किसी भी पिंड को लेकर के आओ, उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो उस द्रव्यमान के लिए उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा है। द्रव्यमान बदल गया, स्थितिज ऊर्जा बदल गई। द्रव्यमान बदल गया, स्थितिज ऊर्जा बदल गई। और अगर यही पिंड का द्रव्यमान हम कांस्टेंट कर दें, कितना कर दें? 1 किलोग्राम कर दें, तो हम कहेंगे भाई 1 किलोग्राम के पिंड को जब लेकर के आओगे तो इस स्थितिज ऊर्जा का एक स्पेशल नाम हो जाएगा। और वो स्पेशल नाम क्या होगा? गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंग्रेजी में कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब कोई हमसे पूछे कि भाई गुरुत्वीय विभव क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इकाई द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में बिना त्वरित किए, त्वरण रहित गति करते हुए लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। कोई पूछे स्थितिज ऊर्जा क्या है, हम कहेंगे किसी द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया, त्वरण रहित गति करते हुए लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है।
तो दोनों में कितना सा अंतर है? एक छोटा सा अंतर है। शुरू में स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लिख रहे हैं किसी द्रव्यमान के लिए, और गुरुत्वीय विभव के लिए हम क्या लिख रहे हैं? एकांक द्रव्यमान के लिए। यानी कि जिसको हम लेकर के आ रहे हैं स्मॉल m, उसका मान कितना हो गया? 1 किलोग्राम हो गया। तो अब मुझे बताओ कि जितनी हमने स्थितिज ऊर्जा की गणना की थी, वही गणना अगर हमें विभव के लिए करनी पड़े, क्योंकि निकालना तो कार्य ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जितनी भी आपने इक्वेशन की है, उन सब इक्वेशन में स्मॉल m का मान आपको क्या रख देना है? 1 किलोग्राम रख देना है। सीधा सा है। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जितने भी मान आपने निकाले, उन सब में स्मॉल m तो था ही, उस स्मॉल m का भाग दे दो आप, तो ये कट जाएगा, अपने आप ही 1 हो जाएगा। यानी जो u निकाला है उस u में स्मॉल m का भाग दे दो, तो इससे जो आएगा हमारे पास में वो कहलाएगा गुरुत्वीय विभव। ठीक है। ये जो गुरुत्वीय विभव है, स्थितिज ऊर्जा का तो मात्रक क्या होता है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो तो होता है जूल, और गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होगा? जूल बटा किलोग्राम। विमा निकालना चाहें तो स्थितिज ऊर्जा की विमा तो वही होती है जो ऊर्जा की होती है। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? L2T-2। और गुरुत्वीय विभव की विमा क्या हो जाएगी कि जो ऊर्जा की विमा है उसमें किलोग्राम यानी द्रव्यमान की विमा का भाग दे दो, या m1 का भाग दे दिया, तो क्या आ गया? M0L2T-2। ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास विमा आ गई। अब हम कहें कि भाई गुरुत्वीय विभव का सूत्र निकालते हैं हम। ठीक है, सूत्र निकालते हैं। सूत्र कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे भाई सूत्र जो है वो हमारे पास में हो जाएगा Vg इज इक्वल टू U बाई स्मॉल m। U बाई स्मॉल m। तो U का मान निकाल लेते हैं तीनों अलग अलग बिंदुओं पर। सबसे पहले हम निकालेंगे H ऊंचाई वाले बिंदु पर, यानी जो R दूरी पर है उसके लिए। तो उसके लिए कितना हो जाएगा? Vg बराबर U R अपॉन m। ये यू आर लिखने का मतलब क्या है? आर दूरी पर स्थितिज ऊर्जा। कितना था इसका मान? माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसमें किसका भाग देना है? स्मॉल एम का। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब दूसरा पृथ्वी के पृष्ठ पर निकालने के लिए कहे तो, पृथ्वी के पृष्ठ पर निकालना है तो भाई पृथ्वी के पृष्ठ पर निकालना है तो हम कहेंगे इस समय Vg बराबर हो जाएगा पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा बटा स्मॉल m। पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? माइनस का जी कैपिटल का m स्मॉल का m अपॉन कैपिटल R अपॉन इस स्मॉल m का भाग दे दो, स्मॉल m का भाग दे दिया, कट गया। क्या आ गया? माइनस का जी कैपिटल m अपॉन R। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में स्मॉल m को 1 रख दिया, देख लो। ठीक है, इसके बाद में तीसरा सूत्र क्या है? पृथ्वी के भीतर किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? वो होता है U बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m, सॉरी वो होता है हमारे पास में माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r3, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? 3r² माइनस 2r², सॉरी ओनली r²। ये ब्रैकेट के अंदर होता है। इसमें से इस स्मॉल m को नीचे ले आओ तो आपके पास में हो जाएगा U बटा m बराबर माइनस का जी कैपिटल का M अपॉन 2r³, और ये ब्रैकेट की राशि एज इट इज। ब्रैकेट में क्या है? 3r² है और माइनस का r², और ये जो U बटा m है इसी को अपन क्या कहते हैं? Vg। ये हो गया Vg। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर निकालना चाहें तो हम कहेंगे भाई केंद्र पर स्मॉल r का मान 0 हो जाता है। केंद्र से जो दूरी है वो 0 हो जाती है, यानी कि ये वाला पद गायब हो जाएगा, ये वाला पद गायब हो जाएगा, और r² से ये 2 घात कट जाएगी, 1 घात रह जाएगी। तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? आपके पास में आ जाएगा Vg बराबर माइनस का जी कैपिटल का M अपॉन 2 इंटू आर। ये तो नीचे है और ऊपर एक 3 और बचा हुआ है, ये 3 आ गया, 3gm अपॉन 2r। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? गुरुत्वीय विभव का मान निकाल सकते हैं। ये गुरुत्वीय विभव का मान है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम।
फिर से देख लेते गुरुत्व विभव का मान। गुरुत्व विभव का सूत्र होता है वीजी बराबर यू अपॉन एम। पृथ्वी से के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर निकालना चाहें तो जो यू का मान है उसमें एम का भाग दे दीजिए। तो यू का मान है माइनस का जी, कैपिटल का एम, स्मॉल का एम अपॉन आर, इसमें एम का भाग दे दिया, ये एम का भाग दे दिया। ठीक है, कितना आ गया आपके पास में? आपके पास में आ गया यू बराबर माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन सॉरी, ये आपके पास में आ गया, एम से एम कट गया, तो आपके पास में आ गया माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। अब पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्व विभव का मान हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास में का जी कैपिटल एम अपॉन आर। पृथ्वी चाहें तो भी इसी तरीके से आप करना है, वही स्मॉल एम का आपको भाग दे देना है। लेकिन ये तरीका जो है ये है डायरेक्ट तरीका। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट, ये तरीका डायरेक्ट तरीका है। अब हम देखेंगे ओरिजिनल तरीका क्या है। ओरिजिनल तरीका समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने बच्चों कक्षा में किया था स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, सेम वो का वही काम हम यहां पर करेंगे। और इसलिए मैं ये करवाना भी चाहता हूं, डायरेक्ट तरीका नहीं काम में लेकर के, ये तरीका इसलिए करवाना चाहता हूं जिससे आपको स्थितिज ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे व्हाइट बोर्ड काम में ले लेते हैं। इसके लिए हम इसको क्लोज करके देखिए बच्चों, हमने क्या कहा कि किसी पिंड को, ध्यान से सुनिएगा, किसी पिंड को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये अनंत पर कोई है, डैश 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 से हमने बता दिया, डैश डैश क्या बताता है? अनंत बताता है। इस पिंड को हम लेकर आ रहे हैं तो इसमें जो कार्य किया गया वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है बच्चों। लेकिन अगर यही पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो यही कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा की जगह किसके रूप में संचित होगा? किसके रूप में हो जाएगा? विभव के रूप में। तो मान लीजिए कि मैं स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को यहां पर लेकर के आ रहा, वही तरीका काम में लेंगे जो हमने स्थितिज ऊर्जा में हमने काम में लिया। हम कहेंगे कि उसको अगर हम अल्प विस्थापन दें dx दूरी तक, किसी समय मान लीजिए ये m द्रव्यमान का पिंड x दूरी पर है, m द्रव्यमान का पिंड x दूरी पर है, इसको dx विस्थापन दिया तो dx विस्थापन में किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा f इंटू dx। कुल कार्य निकालना चाहें तो w बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन f इंटू dx। और कुल विस्थापन कहां से देना हमें? अनंत से स्मॉल r दूरी तक। मान लीजिए यहां तक आपको लेके आना है स्मॉल r दूरी तक, ठीक है। ये पृथ्वी के पृष्ठ के बाहर हम निकाल रहे हैं, पृथ्वी के पृष्ठ के बाहर विभव का मान कितना होगा। अब हमने क्या कहा था कि गति कैसी होनी चाहिए? त्वरण रहित। और त्वरण रहित गति के लिए क्या जरूरी है? कि उतना ही बाह्य बल लगाया जाए जितना गुरुत्वीय बल लगा हुआ हो। तो जब ये पिंड स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड यहां x दूरी पर पहुंचेगा तो पूरी पृथ्वी द्वारा इस पर कितना बल लगाया जाएगा? तो हम कहेंगे भाई जो बल होगा उसका मान निकालना है, तो ये हो गया अनंत से r, बल का मान होता है g इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू छोटे पिंड का द्रव्यमान बटा x स्क्वायर इंटू dx। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हम स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम तो गुरुत्वीय विभव निकाल रहे हैं। और गुरुत्वीय विभव में तो विभव निकालने में तो अभी अभी मैंने कहा कि इकाई द्रव्यमान के लिए आपको निकालना है, तो हम तो ये तो एम द्रव्यमान के लिए कैलकुलेशन करने बैठ गए, एम द्रव्यमान के लिए कैलकुलेशन करने बैठ गए ना बच्चों। पर एक खास बात पहली कि ये जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए आप इस W की जगह क्या लिख सकते हो? U लिख सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न वहां का वही है कि भाई हम तो यहाँ इकाई द्रव्यमान के लिए गणना कर रहे थे, ये तो टोटल के लिए गणना हो गई, m द्रव्यमान के लिए गणना हो गई। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो स्मॉल m है इसको नीचे ले जाऊंगा, तो क्या जाएगा हमारे पास में? u अपॉन स्मॉल m बराबर बराबर इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r g कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखो जो हम स्मॉल m के लिए गणना कर रहे थे वो कितनी हो गई? u बटा m, यानी अपने आप ही इकाई द्रव्यमान के लिए हो गई। जैसे हमने u अपॉन m किया ये इकाई द्रव्यमान के लिए आ गया। जब हम किसी चीज का भाग देते हैं तो समझ लो उसका मान इकाई हो गया है, उसके इकाई मान के लिए गणना कर रहे हैं। और ये u अपॉन m किसके बराबर है?
अभी अभी हमने देखा था किसके बराबर है, विभव वी जी के बराबर है, वी के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वी। अब मैं इसको वी जी नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा वी आर। वी आर का मतलब क्या है, वी आर का मतलब है आर दूरी पर वी का मान। ये वी और आर गुणा नहीं हो रहे हैं, इस वी आर का मतलब है आर दूरी पर वी का मान। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्लास में भी देखा, ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी, हमने क्या किया था, इस जीएम को बाहर निकाल लिया था। ये जीएम बाहर आ गया। अंदर जो 1/x² है इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा x की घात -2 dx। कहां से कहां तक, अनंत से r तक। अब वही फॉर्मूला में लगाना है, x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है बच्चों, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस n+1। ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि n की जगह -2 है, तो आपके पास में आ जाएगा वी आर बराबर जी एम इंटू इंटू एक्स की पावर -2 + 1, यानी कि -1, और नीचे भी आ जाएगा -1। कहां से कहां तक, अनंत से आर तक। ये -1 को बाहर निकाल लो तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम और ये जो x की पावर -1 है इसको नीचे ले जाओ तो जाएगा x की पावर +1। कहां से कहां तक, अनंत से स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वही पहले जैसे हमने स्थिति ऊर्जा वाले टॉपिक में किया, सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा। बस हमने एक यहां पर चेंज क्या किया है कि स्थिति ऊर्जा वाले टॉपिक में हम यहां पर ये जो स्मॉल कैपिटल एम है इसके साथ में स्मॉल एम और होता था, हम स्मॉल एम को इधर लेके चले गए। बस इतना सा चेंज है और कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार उच्च सीमा रखेंगे और एक बार निम्न सीमा, तो रख देते हैं। तो वी आर बराबर हो जाएगा हमारे पास में माइनस का जी एम तो ऑलरेडी है, एक बार इस x की जगह उच्च सीमा r रख दिया तो हो गया 1/r माइनस 1 इस x की जगह एक बार निम्न सीमा अनंत रख दिया तो ये हो गया 1/अनंत। अपन सब जानते हैं 1/अनंत का मान 0 होता है, तो इस राशि का मान 0 हो जाएगा। तो आपके पास में वी आर का मान कितना आ जाएगा बच्चों, वी आर का मान आपके पास में आ जाएगा, देख लीजिए, माइनस का जी कैपिटल M/r। ये आ गया वी आर का मान। अब आपको कोई कहे पृथ्वी के पृष्ठ पर निकालो तो हम कहेंगे पृथ्वी के पृष्ठ पर r बराबर होता है कैपिटल R। तो ये हो जाएगा, पहली बात तो वी आर जो हम लिख रहे हैं इसमें स्मॉल r लिख रहे हैं, इसकी जगह हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल R। इसका मतलब क्या है कि v कैपिटल R से गुणा हो रहा है, नहीं, इसका मतलब है v का मान r दूरी पर निकाला जा रहा है, बराबर माइनस का g कैपिटल M/r। ये पृथ्वी के पृष्ठ पर विभव आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये जो तरीका मैं काम में ले रहा हूं यही आपको परीक्षा में काम में लेना है, वो डायरेक्ट तरीका परीक्षा में काम में नहीं लेना है आपको, जो अभी हमने इससे पहले किया था वो तो आपको याद रखने के लिए मैंने एक तरीका और बताया था। अब तीसरा कि पृथ्वी के अंदर अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि भाई पृथ्वी के अंदर निकालना है इस बिंदु पर इस बिंदु पर निकालना है तो अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकाल लो। पर यह कार्य दो भागों में बटा होगा, अनंत से पृथ्वी के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य और पृथ्वी के पृष्ठ से अंदर तक ले जाने में किया गया कार्य। तो इस कार्य को हम दो भागों में बांट देते हैं, हम कहेंगे भाई W बराबर समाकलन F dx, ये पहला कार्य हो गया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन ही होता है, कहां से कहां तक, अनंत से पृष्ठ तक। और दूसरा कार्य हमारे पास में हो गया इंटीग्रेशन वही F dx, कहां से कहां तक, अनंत से सॉरी पृष्ठ से आंतरिक बिंदु तक। पृष्ठ का बिंदु है r और आंतरिक बिंदु है स्मॉल r। ये जो स्मॉल r काम में ले रहे हैं, मैं फिर बता देता हूं आपको, इसका मान त्रिज्या से कम है, पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, और इससे पहले जो हमने स्मॉल r लिया था h ऊंचाई के लिए उसका मान जो था वो त्रिज्या से ज्यादा था। यहां पर भी ये जो f है इसका मान और इस f का मान अलग अलग है। ये जो पहला f है इसका मान है, इसका मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया बल, और इस दूसरे f का मान है पृथ्वी के आंतरिक भाग द्वारा इस पिंड पर लगाया गया बल। तो देख लेते हैं इन दोनों का मान कितना आएगा, इन दोनों का मान हम रख देते हैं। तो W जो है हम सब जानते हैं ये किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास में अनंत से R। इस F का मान कितना होगा, G इंटू पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू M अपॉन x² इंटू dx। ठीक है, ये अपने पास में आ गया, प्लस
इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, आर से स्मॉल आर तक, जी। अब बल कौन लगाएगा, लगेगा तो स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर ही, पर लगाने वाली अब पूरी पृथ्वी नहीं होगी, पृथ्वी का एक हिस्सा होगा जो बल लगाएगा। तो जो पृथ्वी का हिस्सा बल लगाएगा उसको हम एम डैश कह देते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां पर भी एक बात ध्यान रखो कि इस एक्स का मान और ये दूसरे एक्स का मान बराबर नहीं है। इस पहले एक्स का मान कैपिटल आर से ज्यादा है और दूसरे एक्स का मान कैपिटल आर से कम है। ठीक है, यहां पर हम क्या कहेंगे कि भाई इन दोनों में से इन दोनों में से सबसे पहले इस एम डैश का मान मुझे चाहिए। इस एम डैश का मान निकालना है तो हम कहेंगे भाई संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व रो बराबर एम संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान बटा संपूर्ण पृथ्वी का आयतन वी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? रिप्लाई करें, क्योंकि हम क्लास में भी कर चुके हैं, सेम वो का वही कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, ये m अपॉन पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं शेष भाग का घनत्व निकालना चाहूं तो शेष भाग का घनत्व कितना है, यानी छोटे भाग का घनत्व बराबर रो बराबर छोटे भाग का द्रव। छोटे भाग का मतलब क्या है, ये पूरी पृथ्वी है और पिंड अगर यहां रखा हुआ है तो इसको केंद्र, इस बिंदु को परिधि का बिंदु मान करके केंद्र से जो इस पिंड की दूरी होगी उस दूरी के बराबर त्रिज्या का जो वृत्त बने गोला बनेगा वो छोटा पिंड कहलाएगा। क्योंकि इस पिंड पर जो स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है उस पर ये छोटा पिंड ही अब बल लगाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एम डैश द्रव्यमान बटा आयतन वी डैश। ठीक है, अब देखते हैं इस एम डैश का मान कितना होगा। तो इस एम डैश का जो मान है वो हमारे पास में होगा, एम डैश का मान एम डैश ही है, वी डैश का मान है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये जो रो का मान आया है इस रो के मान को यहां पर फिट कर दो। अपन यहां पे फिट कर देते हैं, यहीं से मिटा के फिट कर देता हूं मैं। आपको लिखना तो वैसे अगली लाइन में, पर मैं यहीं पे इसको फिट कर देता हूं। देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। हमारे पास में आ जाएगा एम डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। पर यहां पर आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने भी गलती कर दी, आपको ये नहीं करनी है। स्मॉल आर की जगह आपको लेना है एक्स। एक्स क्यों लेना है, क्योंकि हम एक्स त्रिज्या के भाग के लिए निकाल रहे हैं वैसे भी, इसलिए एक्स आपको काम में लेना। तो एक्स क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आपके पास में आ जाएगा स्मॉल एम डैश, सॉरी कैपिटल एम डैश बराबर कैपिटल एम इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये एक्स क्यूब को दूसरी तरफ ले गए तो ये एम डैश का मान अपने पास में आ गया। इस एम डैश के मान को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। एम डैश का मान हमारे पास में कितना आया है, एम डैश बराबर हमारे पास में आ गया है कैपिटल एम इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखो हमारे पास में u का मान कितना था बच्चों, तो u का मान हमारे पास में था g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r प्लस ये दूसरा पद। इन दोनों पदों में से दूसरा पद जो है उसमें m डैश का मान में रख देता हूं। तो पहला पद तो एज इट इज रहेगा हमारे पास में, और जो दूसरा पद है उसमें m डैश का मान हम रखेंगे यहां से हटा करके। ठीक है, तो m डैश का मान हम रखने वाले हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। m डैश का मान कितना होगा, ये होगा प्लस इंटीग्रेशन r टू स्मॉल r g और x क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, स्मॉल m भी एज इट इज रहेगा। कैपिटल m डैश का जो मान है वो जाएगा कैपिटल m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स क्यूब अपॉन r क्यूब। ये एक्स स्क्वायर से 2 घात कट गई, 1 घात रह गई, और dx तो ऑलरेडी है हमारे पास में, 2 घात कट गई, 1 घात रह गई। जो बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे यहां पर। तो पहला पद तो हमारे पास में एज इट इज बचा हुआ रहेगा, u बराबर g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, अनंत से कैपिटल r तक। और दूसरा वाला जो भाग है उसमें हमारे पास में बचेगा एक तो g, एक कैपिटल m, एक स्मॉल m अपॉन एक r क्यूब, ठीक है, इंटू x इंटू dx। अब दोनों पदों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। दोनों पदों का समाकलन करते हैं, तो दोनों पदों का समाकलन करने से पहले दोनों पदों में से जो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं। तो पहले पद में से आपके पास में कॉमन आएगा u बराबर g कैपिटल m कॉमन, स्मॉल m कॉमन, ठीक है, अंदर क्या रह गया
1/x²। ठीक है, कहां से कहां तक? अनंत से r तक। आप चाहो तो इसको सीधे भी लिख सकते हो, यहां पर 1/x² की जगह x की घात -2 इंटू एक dx भी रह गया। दूसरा जो पद है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? g कॉमन आ रहा है, कैपिटल M कॉमन आ रहा है, स्मॉल m कॉमन आ रहा है, और r³ कॉमन आ रहा है। r³ कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया आपके पास में? इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r, अंदर रह गया ओनली x और dx। ये हो गया x और dx। अब दोनों पदों का हम बारी बारी से क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो पहले पद का समाकलन तो हमने पहले किया ही था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। दूसरे पद का भी वही सूत्र से करेंगे। तो u बराबर आपके पास में हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m x² का समाकलन किया तो ये हो गया x की घात -2 + 1 यानी कि -1। n+1 वाले सूत्र से करेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास में, ये -1। और नीचे भी क्या आएगा? n+1 वाले सूत्र से -1। n का मान -2 रख दो, -2 + 1 बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, कहां से कहां तक सीमाएं रख देते हम? तो सीमाएं हमारे पास में है अनंत से r तक। दूसरे वाले पद में देखें तो दूसरे वाले पद में है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r³। ये जो x है इसकी घात 1 है, तो सूत्र लगा दो x की पावर n+1 अपॉन n+1। n की जगह 1 आ गया तो 1 + 1 2 होता है, यानी x का स्क्वायर। नीचे भी 1 + 1 2 होता है, यानी 2x²/2। कहां से कहां तक? कैपिटल R से स्मॉल r तक। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों? ये लिमिट रखेंगे। लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट रखने पर हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं। लिमिट रखने पर हमारे पास में आएगा u बराबर, पहले पद को देख रहा हूं, g कैपिटल M स्मॉल m। पहले पद में से एक तो -1 कॉमन आ गया है बाहर, तो ये आ गया माइनस। और ये जो x की पावर -1 है ये नीचे जाकर के हो जाएगा 1/x। अब इस 1/x में एक बार तो हम उच्च सीमा रखेंगे। उच्च सीमा क्या है? r। तो ये हो जाएगा 1/x। x की जगह कुणाल सिंह पवार अपना माइक ऑफ करो। कुणाल सिंह पवार अपना माइक ऑफ कर लो। 1/x, ये जो x की पावर -1 है ये नीचे जाके 1/x हो जाएगा। इस -1 को हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो -1 को कॉमन ले चुके हैं तो ये -1 अलग हो गया, बाहर हो गया। ये x की पावर -1 है, ये हो जाएगा नीचे 1/x। अब इस x का जो मान है, इस x का जो भी मान है, ठीक है, उसमें उस x की जगह पर हम एक बार कैपिटल R रखेंगे, कैपिटल R रख दिया, और एक बार रखेंगे अनंत, ये -1/अनंत रख दिया हमने। ठीक है, ये तो हो गया पहले पद में लिमिट रख दी हमने। अब दूसरे पद को देखते हैं। तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है प्लस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r³। एक बार क्या रखेंगे इस x की जगह? इस x की जगह एक बार रखेंगे स्मॉल r, तो ये हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर बटा 2, माइनस एक बार रखेंगे कैपिटल R का स्क्वायर बटा 2। ये आ गया हमारे पास में। अब जो पहला पद है उसमें 1/r का जो 1/अनंत का जो मान होता है वो होता है 0, तो ये पहला पद गायब हो जाएगा। और पहला पद गायब होते ही ये क्या पद रह जाएगा आपके पास में बच्चों? ये जो पहला पद है उसमें आपके पास में आ जाएगा माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे? अब हमारे पास में पद कितने? 2। एक तो हो गया ये पूरा पद और एक हो गया ये पूरा पद। इन दोनों पदों में से मैं g m अपॉन r³ ये कॉमन ले रहा हूं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे देना। तो पहला पद है माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इसमें हम किसका भाग देंगे? जो कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? हम कॉमन ले रहे हैं g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r³। ये देखो GMM से GMM कट गया, R से एक घात कट गई, बच गई 2 घात। ये 2 घात ऊपर चली जाएगी, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाकर के, तो आपके पास में रह जाएगा ओनली r²। ये पहले पद में आपके पास बचेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? u बराबर, एक तो आ गया g कॉमन, एक आ गया कैपिटल M कॉमन, एक स्मॉल m कॉमन, एक r³ कॉमन। ये तो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो पहले पद में हमारे पास में बचा माइनस का r²। ये हमारे पास में पहले पद में बचा है। दूसरे पद में क्या बचेगा? दूसरे पद में से हमको GMM अपॉन r³, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो केवल ये ब्रैकेट वाली राशि बच गई। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाली राशि को हम लिख देते हैं। ब्रैकेट वाली राशि को हम लिख देते हैं। ऊपर तो हमारे पास में माइनस
का आर स्क्वायर तो ऑलरेडी बचा हुआ था। अब ब्रैकेट वाली राशि आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर बटा 2। पहला आर स्क्वायर बटा 2 में छोटा आर है, दूसरे आर स्क्वायर बटा 2 में बड़ा आर है। इन सब में से माइनस भी कॉमन ले लो और एक काम और करो कि ये जो एम है इसको नीचे ले जाओ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो बच्चों आपके पास में आ जाएगा यू बटा एम। ठीक है, बराबर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अपॉन आर क्यूब। और अंदर क्या हो जाएगा, जो माइनस के पद है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस के पद है वो माइनस। तो ये पहला पद माइनस का है, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया इसलिए। दूसरा पद प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 2। तीसरा पद माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, u बटा एम बराबर होता है विभव, गुरुत्वीय विभव, तो इसको हम लिखेंगे v, इसको लिखेंगे हम v। ठीक है, बराबर माइनस का g कैपिटल M अपॉन आर क्यूब, ये तो बाहर है। अंदर जो राशि है उसमें देखो आर स्क्वायर और आधा आर स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये आर स्क्वायर बटा 2, ये आर स्क्वायर बटा 2, यह आ गया आपके पास में पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विभव का मान। अब आपको कोई कहे भाई केंद्र पर विभव का मान निकालो केंद्र पर विभव का मान निकालो, तो हम कहेंगे केंद्र पर स्मॉल आर का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस का g इंटू कैपिटल M अपॉन आर क्यूब, और ये वाला पद 0 हो गया तो ये पद रह गया ओनली। इस पद में क्या है, 3/2 है और आर स्क्वायर है। ये आर स्क्वायर से 2 घात नीचे कट गई, क्या रह गया आपके पास में आपके पास में आ गया यहां पर लास्ट में v बराबर माइनस का g कैपिटल M इंटू 3, ये 3 भी है, अपॉन नीचे 2 इंटू एक आर, ये आर। ठीक है, अब एक प्रश्न इसमें कभी कभी और भी बन जाता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर विभव और केंद्र पर विभव का अनुपात निकालिए। तब आप क्या करेंगे, पृष्ठ पर कितना विभव है, तो हम कहेंगे पृष्ठ पर विभव का जो मान है उसको हम कहते हैं, मान लो v1, वो है माइनस का g कैपिटल M अपॉन आर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर विभव का मान कितना है, ये रहा, इसको अपन कहते हैं मान लो v2। आपको इसका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना हो तो v1 में v2 का भाग दे दो, ये v1 में v2 का भाग दे दिया, v1 में v2 का भाग दे दिया, माइनस का g कैपिटल M अपॉन आर, अपॉन नीचे माइनस का 3g, वैसे जमाना तो 3g का नहीं 4g का है, 3g कैपिटल M अपॉन 2r। तो देखो क्या कट गया बच्चों, यहां पर आप देखोगे gm से gm कट गया, r से r कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आपके पास में क्या रह गया, आपके पास में ओनली ये जो है रह गया है 3/2। ये 3/2 को ऊपर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा v1 बराबर 2/3 v2। ये v2 क्या है, केंद्र पर विभव। तो हम क्या कहेंगे, पृष्ठ पर विभव केंद्र पर विभव का 2/3 गुना होता है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है बेटा, वाक्य को घुमा दिया जाता है। अभी हमने क्या किया, पृष्ठ पर जो विभव था उसमें केंद्र पर जो विभव था उसका भाग दिया। ठीक है, क्योंकि वाक्य में ये लिखा था, जो मैंने प्रश्न कहा उसमें ये लिखा था कि पृष्ठ पर विभव और केंद्र पर विभव का अनुपात निकालो। तो जो पहले कहा है उसको अंश में लिखना है और जो बाद में कहा है उसको हर में। अब अगर आपको कह देवे कि केंद्र पर विभव और पृष्ठ पर विभव का अनुपात निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो हमने v2 लिया है इसको ऊपर रखना पड़ेगा और v1 को नीचे, और सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो ऐसा हो जाएगा, g कैपिटल M अपॉन 2r, ये v2 का मान ऊपर और माइनस का g कैपिटल M अपॉन r, ये v1 का मान नीचे। gm अपॉन r से gm अपॉन r कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और आपके पास में क्या आ गया, सूत्र वो का वही आएगा आपके पास में जो अभी आ रहा है, आपके पास में आ जाएगा 3/2। ये v1 इधर चला गया तो आप देखेंगे आपके पास में क्या आ जाएगा, v2 बराबर 3/2 v1। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एक ही है,
इस 3 को इधर ले जाओ और 2 को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके